हाय फ्रेंड, जैसे हम आपको पहले बता चुके थे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। आपका फर्स्ट वीडियो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिए, आपका सेकंड वीडियो है हड़प्पा सभ्यता। हम जितना आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आप एक क्वेश्चन आएगा, इतना आप पढ़ लीजिए। सिर्फ लेक्चर आप देखिए, आप लेक्चर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए, आपका एक क्वेश्चन है इधर से उधर जाएगा। सिर्फ आप लेक्चर देखिए और फिर आप क्वेश्चन डील कीजिए। कोई भी आप निकालिए, कोई भी सेट लगाइएगा तो आपका नहीं पूरा क्वेश्चन डील हो गया तब हमको बताइएगा। कमेंट में अगर नहीं होता तो फिर हमको बताइए कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया कि स्थल। चलिए, पहला हो गया स्थल हो गया, फिर नदियों के नाम, कौन सा स्थल कौन सा नदी किनारे, फिर इसका उत्खनन करता कौन है, वर्तमान स्थिति अभी किसका क्या है, इसके बारे में आपको हम इसको बताएंगे। चलिए, हो गया इरेज। जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा कहाँ है तो रावी नदी के किनारे। ये मिलान करने के लिए आपको बहुत बार आएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी से आया। इसका उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी। 1926 से 1927 से 1933 1934 तक मधुस्वामी उत्सव के निर्देश में इसका उत्खनन किया गया था। यही वर्तमान स्थिति में कहा है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में आपको ये मिलेगा। सेकेंड नंबर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी पर है। कौन है, सिंधु नदी। इसका उत्खनन कर राखालदास बनर्जी है। कहाँ अभी वर्तमान में कहाँ है, तो सिंध प्रांत का लारकाना जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा नंबर चंदहुदुरो। चंदहुदुरो कहाँ, सिंधु नदी पर है। अर्नेस्ट इसका मतलब उत्खनन करता था, सिंध प्रांत पंजाब में है, पाकिस्तान में भी है। कालीबंगा घग्गर नदी पर है। बीबी लाल या बीके थापर ने इसका उत्खनन करता था। ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है कोटदीजी, ये भी सिंधु नदी पर है। इसका फजल अहमद खान ने किया था, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर जो भादर नदी पर है, नदियों के नाम है। एस.आर. राव, इसका गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। सेकंड नंबर। इसी तरह आ गया आपका रोपड़, कहाँ सतलज पर है। यदुदत्त शर्मा है, पंजाब का रोपड़ जिला में है। लोथर कहाँ, भगवा नदी पर है। एस.आर. राव है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। आलमगीरपुर जो हिंडन खोज यदुदत्त शर्मा थे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। सुरकोंड सुत का गेंडोर जो है दशक पर है। खोज ऑरेंज स्टेट पाकिस्तान के मरकाना के समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनवाली का सरस्वती नदी पर है। आर.एस. बिष्ट ने हरियाणा या फतेहपुर जिला में किया था। धौलावीरा इसका क्या है, खोज जे.पी. जोशी किया था। आर.एस. बिष्ट ने गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अब इसके बारे में बता रहा है, इसको क्या क्या नाम दिया गया, कैसे नाम दिया गया, इसके बारे में इसको बता रहे। सिंधु सभ्यता के लोग को दिया जाता है। यूनानी ने इसे सिंडोस नाम दिया था। लोग तरबूज को खरबूज और नारियल को अनार, नींबू को केला जैसे फलों का भी परिचित थे। उन लोग क्या था ना कि जैसे तरबूज था तो उसको खरबूज बोलता था, नारियल को अनार बोलता है। नारियल लोग तरबूज खरबूज नारियल अनार नींबू केला जैसे लोग फलों से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग थे जो इसम मतलब इसम जो फल था इसम से परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न था गेहूँ और जौ। देखिए ये सबसे ज़्यादा है। सिंधु सभ्यता के लोग किस खाद्यान्न से ज़्यादा, मतलब गेहूँ तथा जौ से था। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर जिसको प्रस्तर को पत्थर बोला जाता है, प्रस्तर को पत्थर बोला जाता है। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर प्रकाशी का औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फल नहीं मिला है। क्षमता ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग किया करता था। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। सैंधव नगरों में जो कृषि था पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। क्या था ना, ये जो कृषि था ग्रामीण था, इसलिए अन्नागार जो रहता, जो अन्ना को मतलब संग्रहित करता था, उसको नदी किनारे बनाया जाता था।
कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों में व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि भी होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, इसके बारे में बताया गया है। इसका धार्मिक स्थिति क्या था? धार्मिक सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों के रूप में पूजा करते। इसका देखिए सिंधु जो पूरी धार्मिक स्थिति था, इसका मानव पूजा करता था, वृक्ष का पूजा करता था, पशु तीनों का भी रूप में पूजा करते। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीज के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों के मुहरों जैसे चनहुदड़ों में बलि प्रथा का दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता था। इन लोग क्या था ना, जादू टोना में बहुत विश्वास करते थे। तो इसीलिए जैसे अभी भी आपको बहुत सा मतलब अभी हम लोग का देवी देवता है, तो आपको पता होगा कि बहुत सा जैसे हम रजरप्पा आप जानते हैं जो छिन्नमस्तिष्क के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ जाइएगा तो आपको मतलब खसी दिया जाता है। तो वहाँ बहुत सा भी मतलब इसम मानना जाता है कि नहीं, अगर आपको कोई चीज़ उसमें मतलब मन्नत मांगे हैं तो आपको देना पड़ेगा, तो वहाँ पर खसी दिया जाता है, तो इसम दिया जाता है बलि प्रथा का। तो वही सब उन लोग का भी था कि उन लोग कुछ मतलब अपना धार्मिक पूजा होता था, वहाँ कहता था कि अगर ये मेरा मनोकामना हो जाएगा तो हम आपको बलि देंगे, जानवर का, उस जानवर का। इस तरह के लोग थे। ये लोग मातृ देवी, रुद्रदेव, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि का पूजा करते थे। इसके अलावा संध्यावासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और सूर्य चक्र की पूजा के प्रतीक थे। संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देखिए क्या है ना, जो संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये देखिए। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। पूर्ण सावधान, पूरा को सावधान को, आंशिक सावधान एवं कलश सावधान। क्या था ना कि ये सब मतलब पुनर्जन्म विश्वास करते थे, तो इस समय क्या करता था, पूर्ण मतलब जो शव होता था पूरा तरह से मतलब करता, फिर कुछ मतलब आंशिक करता था, मतलब कुछ करता था, कुछ को छोड़, आधा करता था तो छोड़ता। और कलश, बहुत सा कलश में इसका सावधान करता, मतलब बहुत तरह के उन लोग का था। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार ये लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ समता सिंधु सभ्यता से ही होता है। ये मूर्ति पूजा को भी बोला सिंधु सभ्यता के बाद ही में होने स्टार्ट हुई है मूर्ति पूजा के। हड़प्पा से प्राप्त एक मृग मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाई गया जो उर्वरका की देवी का प्रतीक है। इसमें सिंधु सभ्यता में बताया गया है कि एक मतलब पौधा निकला हुआ दिखाई दे मतलब गर्भ से, तो उसी को उर्वरता की देवी के प्रतीक के रूप में सब पूजते हैं उनको। सिंधु सभ्यता की देन क्या थी? देखिए इसका क्या क्या देन थे। सिंधु सभ्यता प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़क नलियों की व्यवस्था, बहुदेववाद प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव पूजा, लिंग योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण के प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा, यज्ञ, मुहूर्त आदि का प्रयोग, बैलगाड़ी यंत्र के व्यापार करते थे। इन लोग क्या था ना कि जैसे बैलगाड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? बैलगाड़ी का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि जैसे जो भी अपना अनाज जब उपजाए हैं तो इसको शहर में ले जाकर अपना बेचते थे, उससे कुछ पैसा आमदनी आता था तो अपना खेती बाड़ी में लगाते उगाते थे, इसलिए किया जाता। अग की भी पूजा किया गया है। अब मुहरों का प्रयोग, अग की पूजा करा जाता था, आपको पता होगा अग की पूजा किया जाता था। जैसे पहले अग होता था तो मतलब अश्व यज्ञ होता था, आपको पता होगा, रामायण में बताया गया है उसमें कि मतलब अगर कोई राजा अगर इस अश्व को छोड़ देता है तो अगर जहाँ तक घोड़ा जाएगा उसको कोई नहीं रोकेगा, तो वहाँ तक उसका राजा का अधीन स्वीकार कर लिया, अगर कोई रोक लगा उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो इस सब बहुत चीज़ था, इसके बारे में बताया गया है।
सैंधव सभ्यता एक प्रमुख देव नगरीय जीवन के क्षेत्र में थे। सैंधव सभ्यता जो नगरीय जीवन के संबंध में थे। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। इसी मतलब हुआ है कि नगर जीवन का सूत्रपात इसी नगर से माना जाता है। इनका आर्थिक जीवन क्या था देखिए। सैंधव सभ्यता की उन्नति प्रमुख कारण उनकी कृषि तथा व्यापार था। इसका आर्थिक जीवन था कि कृषि और व्यापार करते थे। अतः इस काल का अर्थव्यवस्था की सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी, दस्तावेज और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र में सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया में भी व्यापार होता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। देखिए सैंधव सभ्यता प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथर, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि था। ये सब सैंधव सभ्यता प्रमुख बंदरगाह था। वो आपको पूछेगा सिंधु सभ्यता के सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा कि लोथर था, रंगपुर था, सुरकोटदा था, प्रभास, पाटन आदि था। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली था। माप तौल की इकाई 16 गुणक में होता था। आपको ये भी पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की दशमलव प्रणाली के माप तौल की गुणक इकाई कितना था, तो 16 गुणक इकाई में था। ये आपको इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है सैंधव सभ्यता को। अब देखिए इसका राजनीतिक जीवन क्या है। हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, क्योंकि हड़प्पासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक था। यहाँ राजतंत्र नहीं, गणतंत्रात्मक था, जनतंत्रात्मक था। जनता के द्वारा शासन किया जाता था। बिहलर के अनुसार सिंध सभ्यता के लोग शासन मध्यवर्ती जनतांत्रिक शासन, इससे धर्म की महत्ता थी। इसमें 12 इसके बारे में बताया गया है। सामाजिक इसका जीवन क्या था। सिंधु घाटी से अवशेष के आधार पर इस काल के सामाजिक मलाई जा सकता है कि समाज परंपरागत तौर पर परिवार थी, मातृदेवी की पूजा, तमूरक और अंकित चित्र था। यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। कौन सा मातृसत्तात्मक था? समाज में विद्यमान पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती थी। हड़प्पाई समाज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ के प्रसाधन मनुष्य मंजूषा मिलती है। चंद्रहुदड़ों से लिपस्टिक का सच मिलता है। देखिए चंद्रहुदड़ों से लिपस्टिक का सच कहाँ मिलता है, तो चंद्रहुदड़ों से मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग दोनों प्रकार के ऊन का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र पहना जाता था गर्मी में, ऊनी आपको पता है कि ठंडा में, क्योंकि सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ तो ठंडा तो ज़्यादा पड़वे करता होगा उस समय, तो इसलिए इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जो प्रेजेंट में भी ऐसा है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। मनोरंजन अपना खेल कूद के लिए ये लोग खेला खेलते। अंत्योष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण दाह संस्कार का भी प्रचलन था। इन लोगों में क्या था, समाधिकरण जैसे अभी दफनाया जाता था और दाह संस्कार भी किया जाता था। ये पहले से ही आते आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी रखते थे। इन लोग सब कुछ के बारे में इन लोग बताते, क्योंकि हम इसको पहले हम आपको बता दिए थे गणना विधि के बारे में, हम आप तौर के बारे में। अच्छा इन लोग का मतलब इतना मतलब अनुभव था कि इन लोग को पता चल जाता था कि मतलब कौन सा ग्रह भी चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, क्या था। जैसे आपको सेंटिनल द्वीप पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको उन लोग को पहले पता चल जाता है। जैसे कि बहुत मतलब दूर दूर कोई नहीं पता है कि वैज्ञानिक कब, मतलब हम लोग तो वैज्ञानिक बताता है ना कि कब बारिश होगा, कब भूकंप आएगा, कब क्या होगा नहीं। उन लोग को पहले पता चल जाता है कि कब भूकंप आने वाला, क्या नहीं आना है, तो इसलिए उन लोग को बारे में सबको पता चल जाता था। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे। उन लोग को क्या था, उनको शांति प्रिय बहुत ज़्यादा पसंद था। युद्ध जानता था युद्ध से क्या नुकसान ही होगा, मतलब उससे मतलब अच्छा चीज़ संदेश नहीं जाता था, इसलिए ज़्यादा वो शांति प्रिय ज़्यादा करता था। श्रम की स्थिति का आकलन कर बिहलर ने दास प्रथा को स्वीकार कर लिया था। इन लोग ने दास प्रथा को स्वीकार किया था।
हड़प्पा लिपि के बारे में आपको हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो शैलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे, गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। 1823 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, परंतु अभी तो इसके पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या हड़प्पा लिपि का बहुत सा ऐसा है जिसको आप पढ़ा नहीं जा सकते। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आपको हड़प्पा सभ्यता का जो था वो कैसे किस तरह से, तो आपको यहाँ बताना होगा दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। हम लोग तो बाएं से दाएं लिखते हैं ना, मगर उन लोग बाएं से दाएं लिखता था, हम लोग का अपोजिट। इस पद्धति को बुशट्रैफन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली से प्राप्त हुई है। देखिए अब आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। जैसे संदेह स्थलों से प्राप्त अवशेष वस्तुएं। स्थल कहाँ है? प्राप्त अवशेष वस्तुएं देखें हड़प्पा से। पहले हड़प्पा के बारे में देखें। कब्रिस्तान R27, सावधान पेटिका, संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी जिसको कहा जाए, गेहूँ और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक के चक्र के साथ, सीपी का पैमाना इत्यादि कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला है, माता देवी की मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, राजमुद्रांक मिला है, मुद्रा का अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, सूती कपड़ा मिला, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साथ गले हुए तांबे अढेर सीपी के बनी हुई पटरी, कुम्भकारों के 6 भट्टों का अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़े ईंट का साँच भी मिले हैं। यहाँ इतना ही मिले हैं। अधेचन हुदूर से क्या मिला था? अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि। वही कालीबंगा से मिला था। आयकर सेवन, अग्नि वेदिका मिले, जोते हुए खेत का साँच कालीबंगा। देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, जोते हुए खेत का साँच कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ, ये भी पूछेगा, कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ मिला? तो कालीबंगा से मिला है। सिलबट्टा, इधर बोल गया सूती कपड़े की छाप, मणिका या मिट्टी के मन के, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तब प्रतीकात्मक समाधि प्राप्त की। ये सब आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा कहाँ से क्या क्या मिला है। लोथर से क्या है? बंदरगाह धान, चावल और बाजरे के साथ, फारस के मोहरे, 3 जुगर समाधि, धान की भूसी, मन का उधो के साथ, तांबे का कुत्ता, छोटा देश समापन इत्यादि। लोथर से ज़्यादा आपको पूछेगा धान की साँच कहाँ से मिला? तो लोथर से मिला। इस के बारे में ज़्यादा आपको पूछेगा। अब एक और 2 बच्चा सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियाँ एक विशेष प्रकार के कब्र आती है। बनवारी से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के अग्न मिला है। अब बताइए इसका पतन का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति की तरह इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही, अतः द्वितीय शताब्दी के पूर्व मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विनाश हो गई। यह सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। इसका पतन के बहुत सा कारण, बहुत सा विद्वान, बहुत सारा बात बताया गया था। ऐसे में आपको बताते हैं कौन सा विद्वान क्या क्या बताया गया था। देखिए हम बताते हैं। देखिए सब विद्वान, गार्डन चार्ट पहले इसका मानना था बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिनको आपको साक्ष्य बहुत हड्डी में आपको तलवार वार का मिला हुआ था, तो उनको बताना था कि इस तरह से इनका आक्रमण हुआ है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, R.S. राव ने बाढ़ के कारण, उन्होंने बोला कि बहुत सारा बाढ़ आया था, तो बहुत सारा आदमी दाह हो गया था, तो बहुत सा चोट लग गया था पहाड़ वहाड़ में, तो बहुत तरह की बातें सब बोला कि बाढ़ के कारण हुआ था। ऑरेल स्टेन, अम्लानंद घोष का जलवायु परिवर्तन हुआ था कि यहाँ पानी बहुत आ गया था, इसके कारण से जलवायु परिवर्तन हो गया था। कोई बोलता था कि नहीं पानी ही सूख गया था नदी से, बहुत तरह के मतलब बात बोलता था। उनके अनुसार, इनके अनुसार जलवायु परिवर्तन हुआ था। R.M. साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन हुआ था। जॉन मार्शल का प्रशासनिक स्थिरता था, उनको कहना था कि इस सबको प्रशासनिक जो इसका था बहुत दयनीय हो गया था, इसी कारण इसका अथी हो गया था, विघटन हो गया, अथी हो गया था, पतन हो गया था। और KUR कनेडी का कहना प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी जैसे, उनका कहना था कि यहाँ प्राकृतिक आपदा आ गया था, जैसे मलेरिया आ गया था, महामारी होती, इससे क्या होगा सब यहाँ से पलायन कर गए। अब पलायन कर गए तो यहाँ से सब कुछ छोड़ना पड़ा, और फिर सबके शहरी से अपना ग्रामीण में जाके, मतलब बहुत दूर दूर में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में जाके दूर में अपना सब बस गए, ताकि इसका मतलब प्रकोप हमारे मतलब बच्चे पर, हमारे परिश्रम करना पड़े, इसके लिए इनका माना गया था। सभी का अपना अपना मानना था।
तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता आपको पूरा समाप्त हो गया है। अब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इतना जितना हम आपको बताएं उतना आप पढ़ लीजिए, एक बार देखिए लेक्चर को। अब अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर ज़्यादा ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग को इसका प्रॉफिट मिले, समझे। उन ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, गरीब से गरीब बच्चा इसको लाभान्वित हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। तो इसलिए आप लोग लाइक तो करके ही जाइए जब देखिए तो, ताकि हमको भी मनोबल बढ़े उड़े। इसलिए आगे जो होगा इसके बाद में हम आपको वीडियो डाल के बताएंगे। ठीक है, गुड नाइट, चलते हैं।